हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम लोग आप लोगों के लिए फिर से जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि हम आप लोगों के लिए अब क्वेश्चंस बैंक लेकर आएंगे और इस क्वेश्चंस बैंक में हम इतने क्वेश्चंस करा देंगे कि आपका सिलेक्शन होना 100% यहाँ पर ये मानकर चलिए कि कोई नहीं रोक सकता है। तो आप केवल और केवल हमारे साथ जुड़िए और क्वेश्चंस करते रहिए। हर चैप्टर बाय चैप्टर हम यहाँ क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, हर टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। आपको केवल और केवल यहाँ पर जुड़ना है और आप मेरे क्वेश्चंस अगर करते जाएंगे तो 100% यहीं से क्वेश्चंस आपके बनेंगे भी। आप लोग खुद देखेंगे जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं और इन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस में हम टॉपिक लेकर आए हैं प्लानिंग से। प्लानिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इस प्लानिंग में आज प्लानिंग की जो कंडीशंस है वो समाप्त हो चुकी है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्लानिंग नहीं बनाई जा रही है, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि नीति आयोग निरंतर रूप से यहाँ पर एग्रेसिव है और नीति आयोग के निरंतर एग्रेसिव मोड को देखते हुए प्लानिंग से क्वेश्चंस बनते हैं। आप किसी भी एग्जाम में चले जाइए, देखेंगे आप कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसी सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं कि प्लानिंग यहाँ पर क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, किस तरह से प्लानिंग के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चंस लेकर चलते हैं कि किस योजना के तहत सरकार ने एक कृषि रणनीति पेश की जिससे हरित क्रांति को जन्म दिया। Under which plan did the government introduce an agriculture strategy which gave rise to green revolution? सेकेंड 5 ईयर प्लान में, थर्ड 5 ईयर प्लान में, फोर्थ 5 ईयर प्लान में और सिक्स 5 ईयर प्लान में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा थर्ड प्लान में ये किया गया था। सबसे पहले तो आपको समझना होगा यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन, कई रेवोल्यूशन यहाँ पर इंडिया में लाए गए समय समय पर। जैसे वाइट रेवोल्यूशन यहाँ पर लाया गया था आपका दुग्ध से, और ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर हरित क्रांति जो लाई गई थी वो हरित क्रांति खेती से संबंधित है। हरित क्रांति को भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है एमएस स्वामीनाथन को। एमएस स्वामीनाथन को दिया जाता है हरित क्रांति को भारत में लाने का श्रेय। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर क्या कि एमएस स्वामीनाथन ने 1966-67 में 1967, 66 और 1967 में हरित क्रांति की शुरुआत की। वैसे हरित क्रांति 1961 में कहा जाता है कि 7 जिलों में एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसे हरित जिला कृषि कार्यक्रम कहा जाता था। हरित जिला कृषि कार्यक्रम कहा जाता था, उसी का एक बृहद रूप हुआ करता था। और हरित क्रांति की जो शुरुआत थी हरित जिला कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू करके 1961 में इसको शुरू किया गया था और 1966-67 में इसे हरित क्रांति के नाम से ही लागू कर दिया गया। और दूसरी बात यहाँ पर एक बात और याद रखना है आपको कि फादर ऑफ हरित क्रांति, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन को ही कहा जाता है इंडिया के संदर्भ में। और हरित क्रांति इसीलिए थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत देखा जाता है। और इसी कारण से जो तीसरा प्लान है अर्थव्यवस्था में, एक बात और याद रखेंगे कि अर्थव्यवस्था में सबसे असफल प्लान जब पूछा जाए आपसे, सबसे असफल प्लान कौन सा हुआ करता था, अनसक्सेस प्लान कौन सा हुआ करता था, तो आप आंसर देंगे थर्ड 5 ईयर प्लान। 6% जीडीपी की ग्रोथ रेट रखी गई थी और 2.8% की ग्रोथ रेट इसमें प्राप्त की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन ये 2.8% भी प्राप्त किया गया कि अंतिम चरण में, तीसरे चरण में हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा था वो गेहूं पर पड़ा था, याद रखेंगे आप। और गेहूं के अलावा यहाँ पर जो चावल है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का। लेकिन याद रखेंगे कि हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा था दालों पर। दालों पर हरित क्रांति का प्रभाव नहीं, इस बात को आप याद रखेंगे कि दालों पर हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा था। और एक बात और याद रखेंगे यहाँ पर कि हरित क्रांति जो है वो
बेसिकली पंजाब में, हरित क्रांति हरियाणा में, हरित क्रांति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ करता था। और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में, जैसे गंगानगर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था हरित क्रांति का। हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा था, याद रखेंगे कि दक्षिण भारत के राज्यों में हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा था। दक्षिण भारत के राज्यों में, याद रखेंगे कि राज्यों में हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा था। और दूसरी बात आपको एक और याद रखनी है कि हरित क्रांति का प्रभाव नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी नहीं था। इन दोनों एरिया में प्रभाव नहीं देखने को मिला था हरित क्रांति का। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर, वकील एंड ब्रह्मानंद, हेराल्ड डोमर मॉडल पर, और हेराल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल पर, और स्लोड ग्रोथ मॉडल। तो याद रखेंगे महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस। और पीसी महालनोबिस इनका पूरा नाम हुआ करता था। इनके मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में हैवी इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था। इसको याद रखेंगे। भारी उद्योगों पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? महालनोबिस योजना जो मॉडल था वो भारी उद्योगों पर आधारित योजना के स्वरूप के रूप में लागू करने की बात यहाँ पर लाई गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 के बीच चली थी। और इस पंचवर्षीय योजना में कई भारी उद्योग स्थापित किए गए थे, जैसे राउरकेला स्टील प्लांट स्थापित किया गया था, भिलाई स्टील प्लांट यहाँ पर स्थापित किया गया था, और दुर्गापुर स्टील प्लांट भी यहाँ पर स्थापित किया गया था भारत में। दुर्गापुर स्टील प्लांट भी, राउरकेला स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट, 3 स्टील प्लांट यहाँ पर स्थापित किए गए थे भारत में। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 1961, और महालनोबिस मॉडल सेकेंड प्लान है हैवी इंडस्ट्री पर राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। और जबकि पहला पंचवर्षीय योजना जो था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इस बात को याद रखना है आप लोगों को। तीसरा है भारत का योजना आयोग है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ए इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी, स्टेटरी बॉडी और नॉन स्टेटरी बॉडी, गैर वैधानिक संस्था के रूप में इसे माना जाता है योजना आयोग को। इसके लिए ना ही कोई एक्ट पास किया गया था और ना ही यहाँ पर कोई संविधान में भी, अर्थात संविधान में जब उल्लेख होता है तो संविधानिक बॉडी के रूप में जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में जाना जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं था। इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी, तो यहाँ पर इस तरह के भी प्रावधान नहीं किए गए थे। स्टेटरी बॉडी, नॉन स्टेटरी बॉडी के रूप में इसे जाना जाता है। नॉन स्टेटरी बॉडी प्लानिंग कमीशन को माना गया है। इसका सबसे सही आंसर होगा क्या? गैर वैधानिक संस्था के रूप में इसे मानते हैं। नेक्स्ट है महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय, अभी जस्ट बताया मैंने कि दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस, पीसी महालनोबिस पर आधारित योजना के रूप में जाना जाता था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के रूप में इसे जानते थे। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं दोस्तों। विच प्लान गेव emphasis on removal of poverty the first time, किस योजना में पहली बार गरीबी हटाने पर जोर दिया गया था? तो आपको थोड़ा सा स्टोरी बताते हैं यहाँ पर। याद रखेंगे कि इसमें जो ऑप्शन है फिफ्थ 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था। हुआ ये था कि 1966 से लेकर 1969 तक कोई प्लान नहीं बना था भारत में। और उसके बाद में जब तीसरी के बाद चौथी 1964 में, 1969 में और 1974 में जब फोर्थ प्लान आया, तो ये फोर्थ प्लान बहुत तेजी से असफल प्लान के रूप में माना गया। लेकिन तीसरा प्लान सबसे ज़्यादा असफल था, इस बात को आपको याद रखना। तो ये प्लान भी यहाँ पर असफल के रूप में देखा गया। उतने अचीवमेंट नहीं हुए जितने होने चाहिए था। इंदिरा गांधी
की सरकार हुआ करती थी, इंदिरा गांधी ने तुरंत बैठक बुलाई और कहा कि ये असफल होने का कारण क्या है। तो बताया गया कि भारत में गरीबी बहुत है और इसीलिए 1974 से 1979 के बीच में भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना 5th 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया। और 5th 5 ईयर प्लान जब स्टार्ट किया गया तो उस प्लान में पहली बार गरीबी हटाने पर जोर दिया गया और गरीबी हटाने पर जोर देते हुए काम करने की बात की गई इसमें। लेकिन यहां पर टारगेट रखा गया था पॉवर्टी, यहां पर इरेडिकेशन रखा गया था, गरीबी उन्मूलन रखा गया था इसमें। लेकिन आपको एक बात बता दूं आपको कि इंदिरा गांधी का ये गरीबी उन्मूलन जो था, इस पर जनता पार्टी की सरकार ने बहुत फायदा उठाया था और जनता पार्टी की सरकार ने यह कहना शुरू कर दिया था कि इंदिरा गांधी गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को हटाना चाहती है। और इसीलिए जब 75 में इलेक्शन हुए तो इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी और इंदिरा गांधी की सरकार के गिरने के कारण से यहां पर एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला। जब इंदिरा गांधी ने यह समझा कि गरीबी उन्मूलन को लोगों ने गलत तरीके से भुना दिया तो 1980 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने जब दोबारा से कांग्रेस की सरकार आई तो गरीबी हटाओ का नारा दिया 1980 ईस्वी में, गरीबी हटाओ का नारा दिया 1980 ईस्वी में। तो याद रखेंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि और पॉवर्टी इरेडिकेशन को भी चेंज करके गरीबी हटाओ के रूप में जोड़ दिया गया था बेसिकली। तो अब आपको एक बात याद रखनी है यहाँ पर, क्या याद रखनी है यहाँ पर कि गरीबी हटाओ जो था वो 1980 में आया था और इसीलिए हरियाणा में जब क्वेश्चन पूछा गया तो 5th वहां ऑप्शन ही नहीं था। आपको बता दें कि 5th वहां ऑप्शन ही नहीं था और वहां पर था 6th 5 ईयर प्लान। तो आंसर वहां पर सही क्या माना गया, 6th 5 ईयर प्लान। जब हरियाणा में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि गरीबी हटाओ का नारा किस प्लान में आया था तो 6th प्लान वहां पर ऑप्शन दिया गया था। लेकिन यूपी पीसीएस और अन्य एग्जाम में जब पूछा गया है क्वेश्चन तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में इसे पूछा गया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पॉवर्टी इरेडिकेशन को गरीबी हटाओ के रूप में चेंज कर दिया था। आप लोगों को इस बात को यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। 12वीं पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछी गई है 11th प्लान की, 2007 से लेकर 2012 तक है। तो आपको सारे प्लान की अवधि पता होनी चाहिए। फर्स्ट है 1951 से लेकर 56, दूसरा है 56 से लेकर 61, तीसरा है 61 से लेकर 66 से 69 तक कोई प्लान नहीं है, 1966 से लेकर 69 तक कोई प्लान नहीं है। इसी टाइम पीरियड को प्लान हॉलीडे कहा जाता है, प्लान हॉलीडे कहा जाता है, इसको याद रखना है, प्लान हॉलीडे कहा जाता है। 1969 से फिर प्लान स्टार्ट हुआ, 74 तक गया और फिर 1974 से लेकर 79 तक आपका फिर एक प्लान गया, फिर एक साल का फिर गैप है, 1 ईयर फिर गैप है और 1 ईयर फिर गैप है। तो ऐसी कंडीशंस में 1 ईयर जब फिर गैप आया तो 1979 से लेकर 1980 से प्लान स्टार्ट होगा और 84 तक जाएगा, तो 85 तक जाएगा। आप लोगों को इस बात को याद रखना है, 1985 से लेकर 90 तक और 1992 से लेकर फिर 97 तक जाएगा। तो यहां पर आप फिर देख रहे होंगे कि 2 ईयर का गैप है, 2 ईयर का फिर गैप दिखाई दे रहा है, 2 साल का फिर गैप दिखाई दे रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं। तो ये एक तरह से गैप फिर दिखाई दे रहे हैं यहां। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6th, 7th, 8th, तो आप देख रहे होंगे 8। फिर उसके बाद आप लगातार अगर जोड़ देते हैं 5 साल का गैप लेते हुए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चली थी।
योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है, इसलिए अब ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो आपको याद रखना 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अब तो नीति आयोग आ गया है, इसलिए इससे संबंधित क्वेश्चन शायद ना बने, तो इसीलिए केवल इतनी ही जानकारी देखते हैं। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फर्स्ट प्लान सही है, गुड है। सेकंड प्लान अभी बताया, थर्ड प्लान भी ये यहाँ पर हमने बताया, और सेवेंथ प्लान, फोर्थ प्लान यहाँ पर नहीं है। फोर्थ प्लान जो है वो हमने बताया कि 1966 से लेकर 69 तक कोई प्लान नहीं था, नो प्लान। और नो प्लान के टाइम पीरियड को ही हम लोग कहते हैं प्लान हॉलीडे। क्या कहते हैं? प्लान हॉलीडे कहते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को इसको याद रखना है। तो ये भी ऑप्शन यहां पर क्या होगा कि कौन सा सही नहीं है? डी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारत में पहली बार आर्थिक सुधार किए गए। तो आपको याद रखना है कि 1991 ईस्वी में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, नए आर्थिक सुधार, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म देखने को मिले। और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंतर्गत कुछ सुधार हुए, और वो सुधार हुए कौन से? LPG के, अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उस समय नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हुआ करते थे, FM जो हुआ करते थे, वित्त मंत्री जो हुआ करते थे, उनका नाम था मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखना कि मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव की सरकार थी। ये क्वेश्चंस बहुत हिट बनता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न, निम्नलिखित में से केवल एक योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष हो सकता है। तो पदेन का मतलब है जो उस समय पद पर हो, जो उस समय पद पर हो वो योजना आयोग का अध्यक्ष हो जाता है। तो आपको याद रखना प्राइम मिनिस्टर, अर्थात प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का पदेन मिनिस्टर होता है। एक बात और याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री ही पदेन अध्यक्ष होता है, और पहले हमारे थे योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू हमारा पहले प्रधानमंत्री थे। और अगर अभी योजना आयोग कार्य कर रहा होता तो उस समय हमारे अध्यक्ष होते कौन? आपको पता है, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री यहां पर अध्यक्ष होते उस समय। इस समय अगर ये सक्रिय रूप से कारगर होता, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में योजना आयोग के द्वारा इस तरह के कार्य नहीं किए जा रहे। निम्नलिखित में से एक अतिरिक्त संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय के रूप में यहां पर जाना जाता है। तो प्लानिंग कमीशन यहां पर आंसर होगा। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन एक तरह से बनेंगे नहीं, इसलिए चर्चा नहीं करते। रोलिंग प्लान एक योजना को संदर्भित करता है। रोलिंग प्लान किसको संदर्भित करता है? यहां पर ये क्वेश्चंस यहां पर पूछा गया है। तो रोलिंग प्लान कैसे क्या हुआ था, देखिए अभी बताते हैं रोलिंग प्लान के बदले में। ठीक है, 1974 में मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी ने प्लानिंग को लॉन्च किया, स्टार्ट किया 1975 था, और ये प्लान था 5th 5 ईयर प्लान। 5th 5 ईयर प्लान के रूप में ये जाना जाता था। और ऐसी कंडीशंस में 1974 में जब इंदिरा गांधी ने 75 में इलेक्शन आए, तो इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई। इंदिरा गांधी ने 21 मंथ की इमरजेंसी लगा दी। नतीजा, इंदिरा गांधी का बहुत विरोध हुआ। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, और जनता पार्टी की सरकार जब आई तो इस जनता पार्टी की सरकार ने इस प्लान को, जो पुराना प्लान था 1974 से 78 के बीच, स्टॉप कर दिया। और इस प्लान को स्टॉप कर दिया। और इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 ईयर चली थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो 4 साल यहां पर चली कौन सी पंचवर्षीय योजना? वो केवल और केवल थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5th 5 ईयर प्लान यहां पर केवल 4 वर्ष के लिए चला। अब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की जब सरकार आई तो उसने जनता पार्टी की सरकार जब गठित हुई तो जनता पार्टी ने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, और उस कॉन्सेप्ट को कहा गया रोलिंग प्लान। उसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया? रोलिंग प्लान।
अब रोलिंग प्लान में क्या होता है कि इसमें 1 साल के लिए टारगेट रखे जाते हैं, टारगेट एवरी ईयर, और उसके बाद में एलोकेशन फंड किया जाता है। होता क्या है इसमें, टारगेट अचीव किए जाते हैं 1 साल के लिए फॉर 1 ईयर, और 1 ईयर टारगेट रखने के बाद उसका एनालिसिस होता है नेक्स्ट ईयर एनालिसिस होता है, और नेक्स्ट ईयर जब एनालिसिस हो जाता है तो एनालिसिस के बाद न्यू टारगेट सेट किए जाते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, और न्यू टारगेट सेट करने के बाद में एक फिर बहुत बड़ा एक चेंजेस लाया जाता है। यहाँ पर न्यू टारगेट सेट करने के बाद एक बहुत बड़ा चेंजेस लाया जाता है, एलोकेशन ऑफ फंड होता है, और फिर हम एवरी ईयर इस तरह से टारगेट चेंज करते हैं और पिछले टारगेट को 0 मान लेते हैं। जो लास्ट ईयर प्लान टारगेट था, जितना भी अचीव किया उसको 0 मानकर नए टारगेट सेट करना रोलिंग प्लान में सबसे बड़ी बात यहां निकल कर आती है। तो 0 मानकर यहां पर आगे चीजों को बढ़ाया जाता है रोलिंग प्लान में, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य फोकस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था। तो आपको याद रखना कि 9th 5 ईयर प्लान में 8th 5 ईयर प्लान का आपको याद रखना है HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, अर्थात मानव संसाधन का विकास था, मानव संसाधन का विकास था। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस के अलावा यहां पर इक्वलिटी के साथ ग्रोथ, समानता के साथ ग्रोथ, इस तरह की बात की गई थी। तो मानव संसाधन का विकास 8th में था, और 10वीं पंचवर्षीय योजना में याद रखना HRD तो था ही, और HRD के अलावा यहाँ पर मानव संसाधन के विकास के साथ समानता के साथ वितरण की बात भी की गई थी, अर्थात समानता के साथ वितरण की बात भी कर दी गई थी जब 10वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का ये टारगेट हुआ करता था, आप लोगों को याद रखना है क्या टारगेट था 9वीं पंचवर्षीय, सामाजिक न्याय एंड समानता के साथ विकास, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी फॉर अचीविंग इट्स गोल। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, और सही ढंग से मेल नहीं खाता है तो अब आप लोगों को फिर बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही ढंग से मेल नहीं खाती है। तो 9th 5 ईयर प्लान, मैंने आपको बताया कि 8वां प्लान 1992 से लेकर 1997 के बीच स्टार्ट हुआ था, और 9वां प्लान 1997 से लेकर 2002 के बीच चला था, 2002 के बीच चला था, जो 96 से 2001 के बीच दिखा रहा है। ये क्वेश्चंस में आंसर गलत होगा, ये मेल नहीं खा रहा है, जबकि और सारे मेल खा रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को डेट भी याद रखना है, और मेल खाते हुए ऐसे क्वेश्चंस को भी बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि यही छोटी छोटी भूलें आपके सिलेक्शन को रोक देती हैं। अब आपको केवल और केवल यहाँ पर क्वेश्चंस को फॉलोअप करना है। मैं यहाँ पर आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप अगर फॉलोअप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता आपके कदम चूम लेगी। आपको लॉकडाउन के इस टाइम पीरियड को बड़ी बखूबी से एक तरह से क्या करना है कि पास करना है, कि आगामी परीक्षाएं बस केवल और केवल आपके लिए नौकरी लेकर आए, इस तरह से सोचना है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डेफिसिट फाइनेंसिंग में शामिल है। तो आप याद रखेंगे कि डेफिसिट फाइनेंसिंग आर्थिक नियोजन में जो है उसमें तीनों यहां पर शामिल है, ऑल ऑफ अबव। याद रखेंगे एक बात और, विड्रॉल ऑफ पोस्ट बैलेंस, अर्थात आरबीआई से पुरानी जमाओं को यहां पर निकालने और सरप्लस को निकालने का काम भी कर सकता है। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट ओनली फॉर इंडिया, इसको याद रखेंगे, ओनली फॉर इंडिया के रूप में इसे जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य मूल और भारी उद्योगों के विकास, और मैंने फिर बताया था कि भारी उद्योगों का विकास और था, सेकंड पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस की थी। नेक्स्ट, देश में पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने वाला एनडीसी हुआ करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद योजनाओं को मंजूरी। अब एनडीसी बेसिकली कार्य ही नहीं कर रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्योंकि योजनाओं का बनना अब बंद हो गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ये योजनाओं को अंतिम रूप से
मंजूरी देता है और इसीलिए इसको रबड़ स्टैंप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रबड़ स्टैंप भी कहते हैं। रबड़ स्टैंप किसे कहते हैं? एनडीसी को रबड़ स्टैंप भी कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के रूप में, और पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने वाला सर्वोच्च निकाय है। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम जरूरतों और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, गरीबी विरोधी कार्यक्रमों की अवधारणा को लागू किया गया। तो आपको याद रखना कि इसका आंसर होगा पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में, बी आंसर होगा 5th 5 ईयर प्लान। 1977 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को लाया गया और गरीबी विरोधी जो एक्टिविटी थी उनको एक तरह से यहां पर लागू करने की बात की गई थी। इस न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 1980 में हमने भारत में कैलोरी मेजरमेंट को अपनाने की बात की, और कैलोरी मेजरमेंट को अपनाने की बात की जिसके अंतर्गत 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी ऊर्जा को, 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, रूरल एरिया के लिए, और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र के लिए अपनाने की बात यहां पर लाई गई। तो आप लोगों को याद रखना कि 5th 5 ईयर में जो मिनिमम नीड है और डायरेक्टेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम को लागू करने की बात लाई गई थी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग इज, समवर्ती सूची का है इकोनॉमिक प्लानिंग, लेकिन यहाँ पर जो उद्देश्य है प्लानिंग का, ये ऑब्जेक्टिव जो प्लानिंग है वो डायरेक्टर प्रिंसिपल से यहाँ पर लाए जाते हैं, नीति निर्देशक तत्व से यहाँ पर प्रेरित है। उद्देश्य जो है नीति निर्देशक तत्व से प्रेरित माने गए हैं। इस बात को याद रखना आप लोगों को, जबकि कंकरेंट लिस्ट के भाग के रूप में से देखा गया है। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और 12 जुलाई 1982 इसका एचओ है जो मुंबई है। इसी के बारे में पूछा गया है कि इसका इस्टेब्लिश्ड किस प्लान में किया गया था। तो आप लोगों को 1982 है तो 6th 5 ईयर प्लान में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, अर्थात आंसर होगा, क्योंकि 6th 5 ईयर प्लान 1980 से लेकर 1985 के बीच चली थी यहाँ, तो 1980 से 85 के बीच चली थी। तो दोस्तों ये रहे हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न। हम इसी तरह से करंट अफेयर्स के प्रश्न लाते रहेंगे। आपको हमारे चैनल को केवल और केवल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको करंट अफेयर्स के ये प्रश्न मिलते रहे। आप मोटिवेट हो जाइए और लग जाइए तैयारी में, क्योंकि अब आपकी सफलता आपके घर पहुंचने वाली है। आप केवल और केवल हमसे जुड़िए और क्वेश्चंस करिए। घर बैठकर केवल 15 से 20 मिनट आप प्रतिदिन क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप नेट देखते ही हैं। तो उस कंडीशंस में अगर आप परमानेंट इस तरह से करते हैं तो आप हजारों क्वेश्चंस कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं घर बैठकर ही। तो लॉकडाउन का फायदा उठाइए और सुरक्षित रहिए और खुश रहिए, यही मंत्र है लॉकडाउन का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।